Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. अभी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो अपन 2-3 मिनट वेट करते हैं, सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है और फिर अपन स्टार्ट करते हैं, राइट? बहुत बढ़िया। क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर आ रही है और वीडियो भी क्लियरली विजिबल है, सो प्लीज टाइप यस। इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली, सो एस टाइप करें ताकि मुझे पता चल जाए हाँ सब कुछ ओके है। ऑलराइट, बहुत बहुत बढ़िया। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टार्ट करें क्या? बच्चे आ रहे हैं और अपन टाइम से क्लास स्टार्ट करें ताकि आपको पता रहे कि क्लास टाइम से ही स्टार्ट होगी और आप टाइम से आए, राइट? सो हेलो एवरीवन, आई एम टीएन मिश्रा, योर फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टी। और हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का आज सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। और उसमें भी हम जो पढ़ते हैं दैट इज मोल कंसेप्ट। तो कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं नो वीडियो। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, जिनको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, आप केवल गूगल क्रोम ही यूज करें और उसे रिफ्रेश करते रहें। ये अलग अलग एरिया में नेटवर्क की वजह से हो सकता है कभी वॉइस तो कभी वीडियो में प्रॉब्लम आ सकती है, सो उसे आप रिफ्रेश करते हैं, राइट? सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोल कंसेप्ट। देखिए इस बार का पेपर देख के और इवन लास्ट ईयर का, पिछले 2-3 साल से ट्रेंड है कि हमारा जो पेपर, ठीक है, तो अपने को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि बेसिक्स पे हमारी कमांड का होना जरूरी है। तो जब पूरे सिलेबस में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें और साथ में वहां पे जो ट्विस्ट है, वहां पे जो ऐसे कंसेप्ट्स जहां पे आप परेशान होते हैं, जहां पे आप पजल्ड होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं, हम बेसिक्स को लेके चलेंगे, ठीक है? और आपको भी इन चीजों को पे नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं आप सबको एक छोटा सा रूल बता दूं कि प्रॉपर नोट्स बनाना है। एक मात्र एक रूल है और आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें, ठीक है? आप ऐसे ही पढ़ें जैसे आप क्लास पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठे, सब कुछ प्रॉपर वे में बैठे और नोट्स बनाते चले। इन केस अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे रिफ्रेश करते रहें और प्रॉपर नोट्स मेकिंग के साथ चलते रहें। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका मुझे रिप्लाई भी देते रहें, ठीक है? सो शुरू कर रहे हैं और जो भी छोटी छोटी बातें होंगी अपन शेयर करते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कंसेप्ट, राइट? मोल कंसेप्ट। अपनी केमिस्ट्री में 3 कंसेप्ट हैं जिनकी मदद से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, कितना है ना, जब कभी सवाल हमसे पूछे कि भाई इतना रिएक्टेंट है तो बताओ कितना प्रोडक्ट बना, या इतना प्रोडक्ट है तो बताओ कितना रिएक्टेंट रहा होगा, इतना देके कितना या कितना देके इतना, जब जब पूछता है, मीन्स टू से जब जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, तब तब हमारी केमिस्ट्री में 3 कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट, राइट? नंबर 1 इज मोल कंसेप्ट,
नंबर 2 जो कि आउटडेटेड है, जिसके बारे में हम बहुत कम या लिमिटेड या नहीं बात करेंगे, दैट इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और तीसरा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इन 3 कंसेप्ट से मैं आपको बताऊं बच्चों, हम फिजिकल केमिस्ट्री का क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कोई भी सवाल कर सकते हैं, राइट? तो उन्हीं 3 कंसेप्ट में से हम लोग अभी आज जो डिस्कस कर रहे हैं मोल कंसेप्ट, और इसका ये पहला लेक्चर है। तो सबसे पहला सवाल जो अपने मन में आता है कि सर आखिर ये मोल है क्या? व्हाट इज मोल? मोल है क्या? अपन मोल को समझेंगे, मोल है क्या। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब ये सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने का एक तरीका है। A mole is the amount of a substance that contains as many entities. Entities अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकते हैं। वो कभी एटम हो सकते हैं, वो कभी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो कभी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या वो कुछ भी हो सकते हैं। A mole is the amount of a substance that contains as many entities as there are carbon atoms in exactly 12 grams of carbon 12 in exactly 12 grams of carbon 12. मोल कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको समझना पड़ेगा मोल है क्या। और मोल है क्या, मैंने कहा कि 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम हैं वही मोल है। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में जितने कार्बन के एटम हैं वही मोल है। तो मन में एक बेसिक सा सवाल आना जायज है, सर 12 ग्राम कार्बन में आखिर कितने कार्बन के एटम हैं? पता कैसे करें? ठीक है, हम मानते हैं कि जो मोल है वो नंबर है एटम्स का, तो कभी मॉलिक्यूल का, तो कभी इलेक्ट्रॉन का, तो कभी कोई एलिमेंट्री एंटिटीज का, which is exactly equal to the 12 ग्राम of carbon 12. So question is, आखिर 12 ग्राम में है कितने एटम? तो ये समझने के लिए हम पता करते हैं कि आखिर 12 ग्राम में कार्बन 12 के कितने एटम हैं। तो उसके पहले आपको मैं एक फैक्ट बता दूं, मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक। कौन सी टेक्निक बेटा? मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक। मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से हमें पता चला, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से हमें पता चला कि कार्बन 12 के एक एटम, वन एटम का जो वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.99 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -23 ग्राम। कार्बन 12 के एक एटम का वेट है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि किसी भी एटम का जो हमें एटॉमिक वेट पता है ग्राम में, वो कैसे पता है? विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक। ठीक है साहब, कार्बन 12 के एक एटम का वेट है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इमेजिन करिए ये कार्बन 12 का सैंपल है और यहां बहुत सारे कार्बन के एटम हैं। मुझे इन्हीं एटम्स का नंबर पता करना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं एटम्स का जो नंबर है वही तो 1 मोल है, वही तो 1 मोल है। हम पता कैसे करें? इस सैंपल का टोटल वेट कितना है? 12 ग्राम। और इसमें कई सारे एटम हैं, कई सारे एटम हैं, और उसमें से एक एटम का वेट कितना है? इतना 1.99 इंटू 10 की पावर -23। 12 ग्राम सैंपल है, एक एटम का वेट कितना है? तो क्या हम नंबर ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं बच्चों? सो 12 ग्राम में कितने एटम हैं? So number of atom is equal to 12 grams upon 1.99 into 10 की पावर -23। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है 6.022 into 10 की पावर 23 फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मात्र न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ओनली फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और इस साल के पेपर से आप समझ ही गए हैं कि कैलकुलेशन बहुत लिमिटेड आती है हमारे एग्जाम में। सो फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसे हम लेके चलेंगे 6 into 10 की पावर 23। मैं फिर रिपीट करता हूं, व्हाट इज मोल? मोल है क्या? मोल 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कार्बन के जितने एटम हैं वही 1 मोल है। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कार्बन के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम है, यानी कि यही 1 मोल है, यानी कि यही 1 मोल है।
आगे चल के इसी नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को हमने कहा अवोगाड्रो नंबर, दैट इज Na। आपको बता दूं जो अवोगाड्रो नंबर है वो एक मैजिकल नंबर है। क्या, क्यों, कैसे, हम बात करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं आखिर मोल है क्या। व्हाट इज मोल। मैं फिर से उस सेंटेंस को रिपीट करता हूं, व्हाट इज अ मोल। A mole is the amount of a substance that contains as many entities as there are carbon atoms in exactly 12 grams of carbon 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कार्बन के एटम हैं वही 1 मोल है, और 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम हैं, 6.022 into 10^23 एटम हैं, यही 1 मोल है, यही अवोगाड्रो नंबर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये 6 into 10^23। आज से 1 मोल हमारे लिए महज एक नंबर है, और वो नंबर है 6 into 10^23। जैसे हमने कहा डजन, दर्जन, तो दर्जन कहते से ही आप सबके मन में फील आ जाता, अच्छा दर्जन है मतलब 12 है। मैंने कहा 1 डजन एप्पल, तो मन में तुरंत फील आ गया कि 12 एप्पल। हमने कहा 1 डजन बॉटल, अच्छा मतलब 12 बॉटल। जिस प्रकार से डजन किसी भी एंटिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। डजन एक यूनिट है जो किसी भी एंटिटी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से मोल भी एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, जो किसी भी एंटिटी के साथ इस्तेमाल हो सकता है। कहने का मतलब है, मैंने कहा 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। बहुत ध्यान समझिएगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब कहा जाता है 1 मोल, तो उन्हें 1 तो समझ में आता है, मोल उन्हें महज एक शब्द लगता है। मोल एक शब्द नहीं है, मोल एक नंबर है, और वो ये नंबर है। सो मैंने कहा 1 मोल ऑफ एटम, तो आपको समझ जाना, अच्छा 1 मोल ऑफ एटम है, इसका मतलब वहां पे एक एटम नहीं है। अरे हम एक एटम को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते यार, ये 1 मोल एटम है, ये बहुत सारे एटम है। ये कितने एटम है, ये Na एटम है। देयर आर टोटल Na एटम्स। सो पहला सवाल, मोल है क्या, व्हाट इज मोल। तो हमने कहा मोल एग्जैक्टली कार्बन एटम्स के नंबर को हम कहेंगे जो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होंगे। ठीक है सर, ये मोल होता है, बट मोल का इंपॉर्टेंस क्या है, मोल क्या क्या हमें सिखाएगा, मोल क्या क्या हमें बताएगा, वो सारी बातें अपने करनी है। अभी फिलहाल जो सबसे पहला, क्योंकि हम मोल कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो अपने को समझना पड़ेगा कि आखिर मोल है क्या। तो अभी हमने जाना कि मोल महज एक यूनिट है, और जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10^23। ऑलराइट, जब मैं कहता हूं 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10^23, तो बच्चे उसे कहते हैं दैट इज Na, एवोगाड्रो नंबर, और है वो एवोगाड्रो नंबर। एक एक करके आएंगे। मैंने कुछ देर पहले कहा ये जो एवोगाड्रो नंबर है ये एक मैजिकल नंबर है। मैजिकल नंबर क्यों, बताऊंगा। सबसे पहला मैंने यहां पे लिखा है TNT1। TNT इस पूरे सिलेबस में ऐसे कंसेप्ट होंगे जो बहुत यूनिक हैं और जहां अक्सर आप गलती करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, ऐसे मोस्ट सेलेक्टिव कंसेप्ट को, ऐसे मोस्ट कंसेप्चुअल कंसेप्ट को मैं TNT के नाम से लिखूंगा। ठीक है, ये आपके सामने पहला कंसेप्ट है एवोगाड्रो कांस्टेंट के बारे में। एवोगाड्रो कांस्टेंट दैट इज 6.022 into 10^23 is not a universal constant, is not a universal constant. The value of Avogadro constant depends on the atomic weight scale. अभी फिलहाल हमारी जो एटॉमिक वेट स्केल है वो C12 पे बेस्ड है। अगर हम एटॉमिक वेट स्केल को चेंज करेंगे तो एवोगाड्रो कांस्टेंट भी चेंज होगा, जिसके बारे में आगे मैं न्यूमेरिकल्स की मदद से बात करूंगा। फिलहाल अभी आपको ये पहला कंसेप्ट याद रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10^23। यही अवोगाड्रो कांस्टेंट है, यही अवोगाड्रो नंबर है, बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये एटॉमिक वेट स्केल पे डिपेंड करता है।
ये एटॉमिक वेट स्केल पे डिपेंड करता है। व्हाट इज अ मोल? अपन ने समझा मोल है क्या, ठीक है। एक मोल कितनी चीजों का कलेक्शन है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। यही अवोगाड्रो नंबर है, और अवोगाड्रो नंबर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये एटॉमिक स्केल के बदलने से बदल जाएगा। ऑलराइट, सो मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ बॉटल, 1 मोल ऑफ बॉटल, इसका मतलब कितनी बॉटल हो गई? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बॉटल्स। इसे हम ऐसे सकते हैं सर एन ए बॉटल, राइट। ध्यान सुनिएगा, हम बिल्कुल बेसिक चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा 1 मोल, 1 मोल स्टूडेंट्स, 1 मोल स्टूडेंट्स, इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स? एन स्टूडेंट्स। ये 1 नहीं है, ये 1 मोल है। 1 मोल बोलते से आज भी कुछ बच्चों को लगता है 1 मोल है, 1 है। अरे 1 को छोड़ो, आप मोल पे ध्यान दो। इट्स अ ह्यूज नंबर, दैट इज 6.022 into 10 power 23। मैंने कहा 1 मोल ऑफ CO2, लिसन केयरफुली, 1 मोल ऑफ CO2। तो मेरा सवाल है कि 1 मोल ऑफ CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मोल ऑफ CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल हैं? इमेजिन करिए आप जहां बैठे हैं वहां आसपास CO2 गैस है, तो CO2 गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब 1 2 3 4 मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, कई सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इमेजिन करिए वहां पे 1 मोल CO2 के मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं? इसका मतलब Na मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। एक बात बताइए बच्चों, 1 मोल CO2 यानी कि 6.022 into 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। ये जो CO2 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 तरह के एटम है। एक एटम है कार्बन का और एक एटम है ऑक्सीजन का, हाँ या ना? 1 मोल ऑफ CO2 में 6.022 into 10 की पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर 1 मोल ऑफ CO2 है तो बताओ उसमें कार्बन के कितने एटम हैं? तो बताओ उसमें कार्बन के कितने एटम हैं? तो बताओ उसमें कार्बन के कितने एटम हैं? तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उसमें कार्बन के एटम है Na, एवोगैड्रो नंबर। वहीं पे मेरा दूसरा सवाल है, बहुत अच्छे सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है, अगर कहीं पे सैंपल में 1 मोल ऑफ CO2 है तो बताइए ऑक्सीजन के कितने एटम है? ऑक्सीजन के कितने एटम है? नाउ माय क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन के कितने एटम है? बिल्कुल सही, आप सब ने कहा ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे Na आंसर दे रहे हैं, विच इज रॉन्ग। कुछ बच्चे Na आंसर दे रहे हैं, विच इज रॉन्ग। जरा सुनिएगा ध्यान से, ये CO2 का एक मॉलिक्यूल है, इमेजिन करो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो यार CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन? एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? तो पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल नहीं, मेरे पास 1 मोल है। तो एक मॉलिक्यूल में 2, तो 2 मॉलिक्यूल में 4, तो 3 मॉलिक्यूल में 6। इसका मतलब 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 2 into Na, और आप कह सकते हैं 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मैं कहना क्या चाहता था, अगर हमें किसी सैंपल का अमाउंट पता है मोल में, अगर हमें किसी सैंपल का अमाउंट पता है मोल में, तो जाने अनजाने हमें यह भी पता है कि उस सैंपल में कितने एटम हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं। जरा इमेजिन करिए, इमेजिन करिए आपके सामने एक पानी की बोतल रखी है, ठीक है, ये पानी की बोतल है, और इमेजिन करिए इसमें पानी भरा है। इमेजिन करिए इसमें वाटर भरा है, और मैंने कहा उस वाटर बॉटल में वाटर के 3 मोल्स हैं बच्चों। वाटर के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। तो आप मुझे बताइए, अगर वाटर के 3 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के कितने एटम हैं?
अगर वाटर के 3 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? वेरी वेरी गुड, आप सब सही जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। अगर वाटर के 3 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? अरे एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 2। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लेके सोचो ना, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 2। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 4। तो 3 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 6। लेकिन मैं यहां मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, मोल की बात कर रहा हूं। सो कितने हाइड्रोजन होंगे? यहां पे हो जाएंगे 1 मॉलिक्यूल में 2, तो 3 मोल में कितने बच्चों? 3 into 2 Na, that is 6 Na हाइड्रोजन एटम। यह आपको दिलचस्प नहीं लग रहा? जिस चीज को आप छू नहीं सकते, जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, जिस चीज को आप देख नहीं सकते, आपके सामने बॉटल में भरा पानी, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, आप ये काउंट करके बता रहे हो। दिस इज द मैजिक ऑफ मोल। अगर किसी सब्सटेंस का हमें अमाउंट मोल में पता है, तो हमें यह भी पता है कि उस सब्सटेंस में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, उनका कितना नंबर है, उनका कितना नंबर है। इस पे और बात करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोल किस प्रकार से, जो हमारे लिए अनइमेजिनेबल था, जो हमारे लिए अनथिंकेबल था, या आज से कई साल पहले आप जाके सोचो कि बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये जो वाटर है, मैं आपसे कहूं इसमें कितना हाइड्रोजन है, इसमें कितना ऑक्सीजन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, कैसे काउंट करें, लेकिन मोल ने इसे आसान कर दिया। आप तो कुछ भी करके ये पता कर लो इसमें कितने मोल हैं, ये पता चल गया इसमें कितने मोल हैं, तो अपन ये भी बता सकते हैं इसमें कितना हाइड्रोजन है, हम ये भी बता सकते हैं इसमें कितना ऑक्सीजन है, हम ये भी बता सकते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। आगे बढ़ने के पहले आपने ऑब्जर्व किया हो, अक्सर लिखा मिलता है, बहुत बेसिक है, जैसे मैंने कहा कि हम बेसिक बातों को लेके चलेंगे। यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूं, हमें लिखा मिलता है मोल और मोल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मोल है, ये मोल की यूनिट है। जैसे जब आपको किलोग्राम लिखना होता है तो आप क्या लिखते हैं? केजी। जब आपको मीटर लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? उसकी यूनिट एम। उसी प्रकार से मोल, MOL, मोल इज द यूनिट ऑफ मोल, MOL। ठीक है, तब याद रखेंगे जब यूनिट लिखें हम लोग उसे सिंपल MOL ही लिखेंगे। राइट सर, ठीक है, आपने कहा कि मोल होता है इतनी सारी चीजों का कलेक्शन। मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एंटिटीज। आपको मैं एग्जैक्टली अभी फील कराता हूं आखिर मोल का मतलब क्या है। देखिएगा ध्यान से, दिस इज वन मोल, दिस इज अवोगाड्रो नंबर, राइट। 6.022 into 10 पावर 23, ये है अवोगाड्रो नंबर, है ना। 10 की पावर 23, तो 10 की पावर 3 इधर ले आए तो हो गया 6022। कितने जीरो बचे? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार जरा से काउंट करिए, लाख 10 लाख कितना ही, इतना 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 बड़ा नंबर है मोल, इतना बड़ा नंबर है मोल कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट करने बैठे 1 एंटिटीज पर सेकेंड, एक सेकंड में अगर आप एक एंटिटी को काउंट करो तब भी आपको 10 की पावर 16 इयर्स लग जाएंगे इस पूरे मोल को काउंट करने में। तो सच अ ह्यूज नंबर इज मोल। जब आप एक मोल कहें, जब आप एक मोल कहें तो आप ये नहीं सोचेंगे वो महज एक 1 है, आप सोचेंगे वो इतना बड़ा नंबर है। मैंने कहा 1 मोल CO2, तो बच्चे कहते हैं अच्छा 1 मोल CO2 नहीं, आप उस वास्टनेस को इमेजिन करिए, आप उस ह्यूजनेस को इमेजिन करिए कि आपके आसपास इतने सारे मॉलिक्यूल हैं कि अगर आप एक मॉलिक्यूल को एक सेकंड में काउंट करने बैठे तब भी आपको 10 की पावर 16 इयर्स लग जाएंगे सभी को काउंट करने में। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। ये फील है मोल का, कितना बड़ा नंबर है। हमने समझा मोल है क्या। मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एंटिटीज। हमने समझा कि ये नंबर हमने पता कैसे किया। सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक की मदद से। याद रखिएगा किस टेक्निक से? मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक की मदद से
हमने सबसे पहले एक कार्बन एटम का मास पता किया और फिर 12 ग्राम में कितने एटम इसे फाइंड किया, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड मोल। मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। जब आप मोल कहते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे वो महज एक वन है, आप उस वास्टनेस को भी जरूर फील करेंगे, राइट। आइए समझते हैं मोल को थोड़ा सा डीप, मोल को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं, या ऐसा कहें धीरे धीरे हम चैप्टर के डेप्थ में जा रहे हैं। मोल है क्या ये समझा, मोल कितना बड़ा नंबर है ये समझा, अब मोल की अंडरस्टैंडिंग क्या है आइए इस पे बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हैं, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हैं तो उसका जो वेट होगा, उसका जो वेट होगा वो उसके एटॉमिक वेट अगर वो एटम है तो, या उसके मॉलिक्यूलर वेट अगर वो मॉलिक्यूल है तो के बराबर होगा। Weight of 1 mole of any substance is equal to their atomic weight or molecular weight. किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो आंख बंद करके आप कह दीजिए कि उसका जो वेट है वो उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। वाटर H2O का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूलर वेट है 18। मैंने कहा कि मेरे पास वाटर के 1 मोल है या कहीं पर 1 मोल ऑफ वाटर रखे हैं, अच्छा 1 मोल ऑफ वाटर है तो एक बात तो पक्की है कि वो 18 ग्राम्स है, वो 18 ग्राम्स है। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। इसको उल्टा भी सोचो, मैंने कहा वाटर 18 ग्राम्स है, अच्छा 18 ग्राम्स है इसका मतलब है कि 1 मोल वाटर है। अभी नहीं समझ में, अब देखिएगा, इमेजिन करिए ये वाटर बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल फुल भरा है तो ऑब्वियसली पानी बहुत ज्यादा है, बट इमेजिन करो कि इसमें 18 ग्राम्स वाटर है। कितना वाटर है? 18, मतलब यहां कहीं वाटर है ना, 18 ग्राम्स यहां कहीं वाटर है, 18 ग्राम्स वाटर है, 18 ग्राम पानी है, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। कितना वाटर है बेटा? 18 ग्राम्स। और मैं क्या पूछ रहा हूं, इसमें वाटर कितने मॉलिक्यूल हैं। आज से कई साल पहले जाके सोचो, उनसे कह दिया कि 18 ग्राम पानी है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल गिन के बताओ, शायद काउंट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन आज आपके लिए बहुत आसान है कि अच्छा 18 ग्राम है, इसका एक मतलब तो पक्का है कि सर वहां वाटर के 1 मोल है यार। जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, उसे काउंट करके बता रहे हो, और क्या चाहिए? नाउ यू कैन काउंट द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब अगर इसको मैं ऐसे सोचूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, 18 ग्राम होता तो यहीं कहीं होता, अब इसका 10 टाइम्स कर दिया मतलब 180 ग्राम, तो 180 ग्राम्स, 18 ग्राम्स 1 मोल, 18 का 10 टाइम्स 180 ग्राम्स, इमेजिन करिए 180 ग्राम है, इसका मतलब कितने मोल्स ऑफ वाटर है? 10 मोल्स ऑफ वाटर है। कहीं ना कहीं अगर हमें किसी सब्सटेंस का वेट पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि उसमें कितने मोल हैं, और अगर मोल पता चल गया तो कुछ देर पहले मैंने कहा था मुझे एटम का नंबर मिल जाएगा, मॉलिक्यूल का नंबर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते थे उसे काउंट करके बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जांपल की मदद से और समझते हैं। इमेजिन करिए ये है CO2, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 44, राइट। तो मैंने आपसे सवाल पूछा, थोड़ा मैं ट्विस्ट करके पूछ रहा हूं, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है 44, मैंने कहा आप जहां भी हैं वहां आसपास CO2 के 44 ग्राम्स है, CO2 के 44 ग्राम्स है, तो बताइए CO2 गैस के कितने मोल हैं। CO2 के 44 ग्राम्स हैं, तो बताइए CO2 के कितने मोल्स हैं। बिल्कुल सही, आप सबको यहां फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, आप सबको यहां दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आप सबको पता है कि सर अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो 1 मोल है। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। बिल्कुल सही, आप सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर 44 ग्राम है तो इसका मतलब वहां पे कितना CO2 है? 1 मोल CO2, बोलो हाँ या ना। द इंटरेस्टिंग थिंग विद मोल इज
दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है उसके एटॉमिक वेट या उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होता है, मगर ग्राम में। आप एक चीज गौर करना, जब मैंने कहा H2O का मॉलिक्यूलर वेट तो 18 लिखा मैंने, यहां पे ना ग्राम लिखा है ना कुछ और यूनिट लिखा है। जब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मिला तो यहां पे मैंने 44 लिखा है, न ग्राम लिखा है न कोई और यूनिट लिखा है। उसके पीछे कहानी क्या है मैं बताता हूं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर मोल के बारे में खास क्या है। मोल के बारे में खास ये है कि दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हैं, उसका जो वेट होगा वो उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होगा। अगर आप सीख गए हैं तो मैं ऐसे ही एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं। H2SO4 H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। कितना होता है? 98। तो अगर किसी सैंपल में H2SO4 का 49 ग्राम्स है, कितने ग्राम्स है? 49 ग्राम्स है, तो बताइए उसमें कितने मोल्स हैं? बताइए H2SO4 के कितने मोल्स हैं? ऑब्वियसली हाफ मोल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, बहुत बढ़िया, आपको पता है कि जो सब्सटेंस का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, उसके बराबर ही वेट है तो 1 मोल है, क्योंकि 98 का हाफ होता है 49, तो 49 है, इसका मतलब हाफ मोल है। मैं इसे आगे फॉर्मूले की मदद से भी समझाऊंगा, लेकिन जिन चीजों को हम फील करके समझ लें वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है? सो द कंसेप्ट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। ठीक है क्या? अब इसको अपन ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर का 18 ग्राम है। ठीक है? आप सब बहुत ध्यान सुनिएगा, अभी एक कंसेप्ट आने वाला है। वाटर का 18 ग्राम है, राइट? वाटर का 18 ग्राम है, इसका मतलब कितने मोल है बच्चों? 1 मोल। ठीक है साहब, 18 ग्राम तो 1 मोल। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, और मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है तो आपने कहा 1 मोल बिना किसी फॉर्मूले लगाए। अगर मान लीजिए ये 36 ग्राम होता, वाटर किसी सैंपल में 36 ग्राम होता, तो बताइए यहाँ पे वाटर कितने मोल होते? तो बताइए यहाँ पे वाटर कितने मोल होते? बिल्कुल सही, आप कह देते यहाँ पे वाटर के 2 मोल होते। मान लीजिए यहाँ पे 54 ग्राम होता, मान लीजिए यहाँ पे 54 ग्राम होता, तो अब आपसे मैं पूछता वाटर के कितने मोल है, तो आप क्या कहते? सो सिंपल सर, अभी वाटर के 3 मोल है। बोलो हाँ या ना। मान लीजिए यहाँ पे 180 ग्राम होता, और अब मैं आपसे पूछता कि वाटर के कितने मोल है, तो आप क्या कहते? 10 मोल। यार ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हमें वेट पता है, अगर हमें वेट पता है और उस केमिकल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो कहीं ना कहीं हमें मोल पता है। थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। इमेजिन करिए हमारे पास वाटर का 180 ग्राम है। इमेजिन करिए हमारे पास वाटर का 180 ग्राम है, और अब मैं आपसे पूछता हूं वाटर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 180 ग्राम। आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 180 अपॉन 18 इज इक्वल टू 10 मोल्स। ऐसा नहीं लग रहा, हमने एक फॉर्मूला बना लिया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है और उसका वेट गिवन है, तो हम वहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो भी वेट दिया है उसे सबसे पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, हमें मोल मिल जाएगा। अब यार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमेशा वेट तो गिवन नहीं होता, कभी वॉल्यूम गिवन होता है तो कभी नंबर गिवन होता है। अगर वेट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बट सर अगर वेट ना गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको मैं एक कंसेप्ट और बता रहा हूं। यह है हमारा फॉर्मूला नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको रिपीट करा दूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा मोल है क्या? मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज। फिर हमने समझा कि कार्बन के एक एटम का मास हमने कैसे पता किया? विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक। फिर हम आ गए मोल की फीलिंग पे, तो मैंने कहा किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो वेट होता है उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होता है, लेकिन ग्राम में। फिर हम आ गए नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में, जो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर
वेट। अगर वॉल्यूम गिवन हो तब हम क्या करें, राइट? अगर कभी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वॉल्यूम गिवन हो तब हम क्या करें, तो उसके पहले आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है? जिस प्रकार से, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। जिस प्रकार से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हमें पीडीएफ मिल जाएगा? देखिए, लास्ट में, क्लास के लास्ट में ऑब्वियसली मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूंगा। ये सारा जो स्लाइड वगैरह है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप वैसे ही पढ़िए जैसे क्लास में पढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, जहां न्यूमेरिकल आए वहां जवाब देने की कोशिश करिए और ध्यान से समझते चलिए। मैं शेयर करूंगा बेटा, मैं शेयर करूंगा। और आप उसे, एक बच्चे ने कहा सर नहीं मिलता पीडीएफ, आप उसे जरूर डाउनलोड करें, ठीक है? ऑलराइट, सो अगर कभी वॉल्यूम गिवन हो, फिर से सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी वॉल्यूम गिवन हो तब हम मोल कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको मैं कंसेप्ट बता दूं। जिस प्रकार से 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है वो उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होता है, लेकिन ग्राम में। ठीक उसी प्रकार से किसी भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपसे मैं इसके बाद 2 सवाल पूछूंगा और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। सो प्लीज लिसन केयरफुली। और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, उस पर सवाल आ भी चुका है। जिस प्रकार से किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है वो उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर नहीं होता है, लेकिन ग्राम में। ठीक उसी प्रकार से किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए, किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए, ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस, किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए, और अगर कंडीशन हो एनटीपी या एसटीपी की, तो आपके मन में सवाल आएगा सर ये एनटीपी या एसटीपी है क्या? हालांकि दोनों अलग अलग है। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर यहां पर भी, टेम्परेचर यहां पर भी 273 केल्विन होता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड होगा तो वहां पे जो प्रेशर है वो 1 बार होगा, और जब नॉर्मल होगा तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम होगा। 1 बार 1 एटीएम में थोड़ा सा अंतर है, इसी वजह से एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन फॉर आवर केस, फॉर आवर सिलेबस, फॉर आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केसेस, आप हमेशा ही एसटीपी और एनटीपी को एक मान के चलेंगे। मैंने फिर से आपके सामने एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया। यूं तो एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ये कंडीशंस है बेटा। जिस समय आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिस समय आप चीजों को स्टडी कर रहे हैं, उस समय कैसी कंडीशंस है, ये वो है। इन दोनों कंडीशन में प्रेशर का अंतर है। स्टैंडर्ड में प्रेशर 1 बार है और नॉर्मल में प्रेशर 1 एटीएम है। नॉर्मली अभी आप जहां बैठे हैं, नॉर्मली वहां पे कितना प्रेशर? 1 एटीएम। ऐसा सोचो आप। और जब जब हम आगे चल के स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे तो स्टैंडर्ड में हमेशा ही प्रेशर 1 बार होता है। तो बस इतना अंतर है जिसकी वजह से थोड़ा चेंज आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे केस में हमेशा ही एसटीपी और एनटीपी को एक मान के चलना है। उसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर थ्योरी के सवाल है उसमें आपको याद होना चाहिए दोनों में अंतर क्या है, राइट? सो कंसेप्ट क्या, जरा सुनिएगा। किसी भी गैसियस सब्सटेंस का एनटीपी और एसटीपी की कंडीशन पर 1 मोल के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर ही होगा, ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस। फॉर एनी गैसियस सब्सटेंस एट एनटीपी और एसटीपी कंडीशन, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। मतलब कितना आसान है, जरा समझिएगा ध्यान से। आंख बंद करके एक चीज सोचिए। अच्छा, अगर 1 मोल है तो उसका जो वेट है वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर है या उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, लेकिन ग्राम में। ठीक उसी प्रकार से अगर वो 1 मोल है तो उसका जो वॉल्यूम है, पक्की सी बात है, 22.4 लीटर है। मान के चलो एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन। ऐसा समझो
कि आपके आसपास जो CO2 गैस है उसके 44 ग्राम है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर कंडीशन STP एंड TP की है और 44 ग्राम है तो बताओ उसने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया होगा। जैसे मैंने कहा 44 ग्राम है तो आपने क्या सोचा, अच्छा 44 ग्राम है इसका मतलब 1 मोल है, और अगर 1 मोल है तो उसके द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है वो कितना है, 22.4। अब हम मोल की मदद से वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि 44 ग्राम का मतलब है 1 मोल का मतलब 20.4 लीटर, तो आप ये भी तो सोच सकते हैं। मैं एक और दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए हमारे आसपास जो CO2 गैस है उसका है 2.24 लीटर वॉल्यूम। कितना लीटर है, 2.24। यार ये थॉट प्रोसेस है, हम एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। कैसे मैं बिना फॉर्मूले बताए आपको ये सोचने की सलाह दे रहा हूं, इसको समझना आपको, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मान लीजिए अपने आसपास एक सैंपल है जिसमें 2.24 लीटर ऑफ गैस है। तो अगर 2.24 लीटर है तो बताओ कितने मोल हुए। सो सिंपल, एक मोल है 22.4, ये इसका हाफ, इसका अपॉन नहीं लग रहा, मतलब 2.24 इंटू 10 इक्वल टू 22.4 है कि नहीं है। इसका मतलब अगर 22.4 का मतलब है 1 मोल, तो यार 2.24 का मतलब है 0.1 मोल, हाँ या ना। अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप मोल भी बता सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आप मोल भी बता सकते हैं, यस और नो। वेट पता है तब भी मोल बता सकते हैं, वॉल्यूम पता है तब भी मोल बता सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले की शक्ल देते हैं। क्या करते हैं, एक फॉर्मूले की शक्ल देते हैं। तो ऐसे समझते हैं 1 मोल का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर, राइट। 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो बताओ 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2 इंटू 22.4, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 44.8 लीटर। ऐसा नहीं लग रहा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि बेटा मेरे पास एक सैंपल है, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है 44.8 लीटर, तो बताओ उसमें कितने मोल हैं। तो आप क्या करते हैं, सर 44.8 अपॉन 22.4 कितना जाएगा, 2 मोल। यानी कि हम यहाँ पे एक नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। यहाँ पे जो ट्विस्ट है ये है, ये फॉर्मूला वैलिड है महज STP और NTP की कंडीशन पर। ये फॉर्मूला वैलिड है महज STP और NTP की कंडीशन पर। अपने पास दो फॉर्मूला आ चुका है। पहला फॉर्मूला, अगर वेट गिवन हो तो हम कैसे मोल फाइंड करें। अगर वेट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आप जहां भी बैठे हैं एक बार तेज से वहां बोलेंगे, तेज से फॉर्मूला रिपीट करेंगे मेरे साथ। सबसे पहला फॉर्मूला वेट वाला, प्लीज जहां भी बैठे वहां बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। number of moles is equal to volume in liter upon 22.4. number of moles is equal to volume in liter upon 22.4. एक सवाल पूछ लूं, इसका आप गलत जवाब देंगे, रेडी हैं। एक सवाल पूछने वाला हूं जिसका आप गलत जवाब देंगे, क्या आप रेडी हैं, से यस और नो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आए, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए। मेरा सवाल क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से। मेरा सवाल है 18 grams of water, 18 grams of water at STP or NTP condition, what is the occupied volume। 18 grams of water at STP or NTP condition, what is the occupied volume। अभी तक केवल एक बच्चे ने सही आंसर लिखा है, केवल एक बच्चे ने सही आंसर लिखा है, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर टाइप किया, केवल एक ने सही लिखा है, केवल एक ने। मैंने कहा ना, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा और आप पक्का गलत बताएंगे, और लीजिए आपने गलत बताया। मुझे कैसे पता था, क्योंकि मुझे पता है आप उस बारीकी को नहीं पकड़ते। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं बेटा, जब भी आप पढ़ें बिल्कुल फोकस्ड होके बारीकी से पढ़ें, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं इसका आंसर क्या होगा। सवाल है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, मैं डिस्कस कर रहा हूं,
टाइम खत्म, केवल एक बच्चे का मुझे सही आंसर दिखा। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर एट एसटीपी और एनटीपी का वॉल्यूम बताइए। बच्चे क्या करते हैं पहले वो बता दो। वो कहते हैं अच्छा 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि 1 मोल है, और कंडीशन एसटीपी एनटीपी की है, तो जो वॉल्यूम है वो है 22.4 लीटर। ऐसा बच्चे करते हैं तो सरासर गलत है। क्यों गलत है? अरे भाई ये केवल गैस के लिए वैलिड है। दिस कंसेप्ट कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है, वो केवल 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 वैलिड है फॉर गैस। और ये गैस नहीं है, जब भी गैस नहीं है तो कंसेप्ट आप कैसे लगा सकते हैं? ये कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते। पर इसका ये तो मतलब नहीं इसका वॉल्यूम होगा, बिल्कुल वॉल्यूम होगा क्योंकि लिक्विड है। ऑलराइट, तो ये लिक्विड है, इसका वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम कैसे पता करें? तो इसके लिए आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे, जो जनरली बच्चों को याद है, नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। वाटर की जो डेंसिटी होती है बच्चों, वो होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 1 ग्राम पर ml है। इसे आप ऐसे पढ़े जैसे आप यूनिट पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसे क्या कहेंगे? 1 आवर में 20 किलोमीटर। तो वैसे आप इसे पढ़ें 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम का वॉल्यूम होता है 1 ml, तो 2 ग्राम का वॉल्यूम होता है 2 ml। तो स्वाभाविक सी बात है 18 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 18 ml। मैं इसे फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, लेकिन फर्स्ट डे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं फॉर्मूले लगाने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं इसे फील करने की सलाह दे रहा हूं। ठीक है, तो अपने पास जो वाटर का वॉल्यूम होगा 18 ग्राम्स ऑफ वाटर का, वो कितना होगा बच्चों? 18 ml। हाँ, अगर यहीं पर मैंने आपसे सवाल पूछा होता 18 ग्राम्स ऑफ गैस, 18 ग्राम्स ऑफ H2O गैस, तो जरूर आपका आंसर होता 22.4 लीटर। ऑलराइट, तो याद रखिएगा कि दुनिया में किसी भी गैसियस सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, किसी भी सब्सटेंस का नहीं होता है। किसी भी गैसियस सब्सटेंस का होता है, किसी भी सब्सटेंस का नहीं होता है, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर। वो भी हमेशा नहीं होता, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन में होता है। ऑलराइट, ठीक है। अगर अपने को वेट गिवन है तो हम मोल निकाल लेंगे, अगर अपने को वेट गिवन है तो हम मोल निकाल लेंगे, अगर अपने को वॉल्यूम गिवन है तब भी हम मोल निकाल लेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें वेट और वॉल्यूम के अलावा एक तीसरी यूनिट गिवन होती है, दैट इज नंबर। अगर नंबर गिवन है तो हम मोल कैसे फाइंड करें? ठीक है, जैसा कि आप सबने कहा, बताया कि 1 मोल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23। जो 1 मोल है वो इतनी सारी एंटिटीज का कलेक्शन है ना। तो ऐसा सोचो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Na। तो इतनी सारी चीजें मिलके क्या बनाता है? 1 मोल, है ना। अगर इतनी सारी चीजें 1 मोल है, तो मैं आपसे पूछूं अगर 2 मोल सब्सटेंस है तो बताओ अब कितना होगा? आप क्या कहेंगे? 2 into Na। तो जो 2 into Na है ये गिवन नंबर है, इमेजिन करिए ये एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर है। अब अगर ये नंबर है ना, एक नंबर है, मुझे अगर नंबर पता है तो क्या हम मोल पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। जो 2 है ये क्या है? मोल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, मतलब जब भी आपको नंबर गिवन हो और आपको मोल निकालना हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। 3 फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े, 3 फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े। एक बार जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, बोल बोल के मेरे साथ रिपीट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर वेट गिवन है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वहां पे वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अगर कभी वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो भैया आपको इसे भी कन्वर्ट करना होगा, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22400, इसे हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इन द सेम वे अगर कभी नंबर गिवन है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ये 3 फॉर्मूले अभी तक हमने सीखे। वेट गिवन है तो, वॉल्यूम गिवन है तो, और नंबर गिवन है तो। ऑलराइट, एक बार रुकते हैं और रिपीट करते हैं हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा मोल क्या है, फिर हमने सीखा कार्बन एटम का, एक एटम का वेट कैसे पता किया, विद द हेल्प ऑफ विच टेक्निक?
हमने कार्बन के एक एटम का वेट कैसे पता किया? विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक। बहुत अच्छे, विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक। फिर हमने जाना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम होते हैं, उसे कैलकुलेट किया। एंड देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द फीलिंग ऑफ मोल। मोल का फील क्या है, कितना बड़ा नंबर है। फिर हमने समझा कि ठीक है साहब, ये मोल होता है, मोल का एप्लीकेशन क्या है, किस प्रकार से हमने मोल की मदद से अननोन सैंपल में नंबर पता किया। सर आप मोल निकाल क्यों रहे हो? क्यों वेट दिया है तो मोल फाइंड कर रहे हो? क्यों वॉल्यूम दिया है तो मोल फाइंड कर रहे हो? क्यों नंबर दिया है तो मोल फाइंड कर रहे हो? क्योंकि जब मोल पता होगा तभी तो अमाउंट पता होगा। क्योंकि मोल है क्या? मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम कर क्या रहे हैं? अमाउंट पता कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पता कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर रहे हैं। मोल पता होगा तभी तो। या उल्टा सोचो कि मोल पता है तो सारी चीजें पता है, या ये सारी चीजें पता है तो मोल पता है। सो इन एनी हाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का बड़ा ही अचूक इलाज है, बड़ा ही अचूक तरीका है मोल कंसेप्ट। इसीलिए अभी हमने मोल के 3 फॉर्मूले पढ़े। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले आप इन 3 फॉर्मूले को याद करेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर। और तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, ये तो बात हो गई मोल की। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, जब भी कुछ नया चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी कुछ नया पढ़ते हैं ना, तो हमेशा ही कुछ नई नई टर्मिनोलॉजी होती है, नए नए टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर भी टर्म्स हैं, और अगेन इन टर्म्स में आप बारीकियों को ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म है एटॉमिक मास। कुछ देर पहले मैं कह रहा था, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है, उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होता है, लेकिन ग्राम में। तो जब मैं लिखता था H2O का मॉलिक्यूलर वेट लिखता था 18 ग्राम्स नहीं लिखा। जब मैं लिखता था CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां लिखता था 44 ग्राम ही लिखा। सर आखिर है क्या? व्हाट इज द एटॉमिक वेट? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम? ठीक है, या हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर कैसे करें? इमेजिन करिए आप जहां बैठे हैं, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने एक ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है। वो जो इमेजिन करिए कंप्यूटर स्क्रीन सामने या मोबाइल सामने वो है, आप कैसे उस एक एटम का मास मेजर करें? अब आप उसे पकड़ के तराजू में तौल तो नहीं सकते ना, कि आप उस मॉलिक्यूल को पकड़ो, तराजू में रखो और चलो बताओ जरा वेट क्या है। हम किसी भी एटम का वेट मेजर कैसे करें? एक तो जवाब है कि सर मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से पता चल जाएगा। लेकिन आज से कई साल पहले हम कैसे पता करते थे? किसी भी एटम का वेट कैसे पता करते थे? देखिए यार, एक चीज तो आपको समझ में आती है, जब कभी हमें कुछ मेजर करना होता है तो हमें स्टैंडर्ड बनाना होता है। ठीक है, बिना स्टैंडर्ड के मेजरमेंट नहीं होता। लेंथ को मेजर करना था तो मीटर का स्टैंडर्ड बनाया, वेट को मेजर करना था तो किलोग्राम का स्टैंडर्ड बनाया। 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट बना के पूरी दुनिया में कह दिया कि भैया ये 1 kg है। अब जब आप बाजार में जाके कहते हैं मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो 1 kg एप्पल के लिए वो क्या करता है, तराजू के एक तरफ रखता है 1 kg का वॉट, और एक तरफ रखता है एप्पल, और जितने भी एप्पल आते हैं लगभग 4-5 एप्पल जो भी आए, वो कहता है ये 1 kg एप्पल है। ठीक है, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हमने किसी भी क्वालिटी को मेजर किया। सोचिए, जिसे आज आप 1 kg कह रहे हैं, ये जो 1 kg का वॉट है, इमेजिन करिए मेरे हाथ में 1 kg का वॉट है, जो किसी सब्जी वाले, किसी फल वाले के पास होता है। आज से कह दिया जाए, जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाया कि जो 1 kg है वही आज से 100 kg है। इमेजिन करिए भाई, अगर उसे 1 kg कहा तो हम उसे 100 kg में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे ना। सो इमेजिन करिए, आज से अपन ने स्टैंडर्ड ही बदल दिया। अब जब स्टैंडर्ड बदल दिया, तो हमारे पास जो 1 kg का वॉट है वो क्या कहलाएगा, 100 kg का वॉट। अब आप जाके बाजार में कहेंगे भैया मुझे 1 kg एप्पल दे दो, तो क्या आपको उतना ही एप्पल मिलेगा जितना पहले मिलता था? नहीं, उतना ही एप्पल जितना आपको पहले वाले 1 kg में मिलता था, उतने ही एप्पल के लिए आपको कहना पड़ेगा 100 kg एप्पल दे दो। आज 100 kg एप्पल पहले वाले 1 kg के बराबर है। वर्ड बदल गया, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो आज भी वही है। अगर पहले 1 kg में 5 एप्पल आते थे, तो अब 100 kg में भी 5 एप्पल आएंगे। बस हमने जो स्टैंडर्ड बनाया वो बदल दिया।
मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि जब हमें किसी चीज को मेजर करना होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो अगर हमें एटॉमिक मास को मेजर करना था, तो अगेन हमें बनाना था स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड क्या था? वो स्टैंडर्ड था, मैं आता हूं इस पे, उसके पहले एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। वो स्टैंडर्ड था क्या? वो स्टैंडर्ड था एटम के मास को मेजर करने की यूनिट, दैट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट है क्या? कार्बन एटम, कार्बन 12 का एक एटम, ये सिंगल एटम है ना, ये जो आपके सामने बना है, ये कार्बन 12 का एक एटम। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट, ऑब्वियसली इक्वल नहीं है। इमेजिन करिए, ये जो 1/12 पार्ट है, ये जो 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, इसे हमने कहा 1 AMU। इसे हमने क्या कहा बच्चों? 1 AMU। मैं आपको समझाने के लिए, आपको फील कराने के लिए मैं ऐसे कहूंगा, ये हो गया हमारा किसी भी एटम के वेट को मेजर करने का स्टैंडर्ड। जैसे आपने बनाया स्टैंडर्ड 1 kg, वैसे ही हमने एटम के वेट को मेजर करने का स्टैंडर्ड बनाया 1 AMU। अब लिया हमने तराजू, लिया हमने तराजू, इस तरफ रख दिया AMU का वॉट, और इधर रख दिया वो एटम जिसका हमें वेट करना था मेजर। तो यहाँ पे रखा है अपने नाइट्रोजन एटम। अब आप सबको पता है कि नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों? 14 AMU। इसका मतलब ये है कि जब मैं इधर रखूंगा नाइट्रोजन का एटम, इधर रखूंगा AMU, तो मुझे यहाँ पे रखने पड़ेंगे 14 AMU, मतलब कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के 14 पार्ट्स रखने पड़ेंगे, तो कहीं जाके दो इक्वल होंगे। तो आज से हमने कह दिया जो नाइट्रोजन का वेट है वो है 14 AMU, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है वो है 14 AMU। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 AMU कहा। ये जो AMU हमने कहा, लिसन केयरफुली, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड बनाया और उसी स्टैंडर्ड के रिलेटिव हमने दुनिया के सभी एटम्स को मेजर किया। नाइट्रोजन ये कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमने 1 kg 100 kg बनाया। जिस एप्पल को आप 1 kg कहते थे, अगर वही 1 kg का वॉट 100 kg हो जाए, तो अब आप उसी को 100 kg कहोगे। क्वांटिटी ऑफ एप्पल नहीं बदलने वाला। जो 1 kg पहले वाले 1 kg में 5 एप्पल आते थे, वो अब वाले 100 kg में भी 5 आएंगे। नंबर बदल गया, लेकिन उसका जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो नहीं बदला। ठीक उसी प्रकार से ये जो स्टैंडर्ड बनाया एएमयू का, ये जो स्टैंडर्ड बनाया एएमयू का, ये स्टैंडर्ड बना के हमने एटम के वेट को मेजर किया, क्योंकि ये इस एएमयू के कंपैरिजन में है। ये उसका एब्सोल्यूट वेट नहीं है यार। अगर मुझे किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट वेट बताना है, वो तो मुझे ग्राम किलोग्राम में बताना है। बट ये ग्राम किलोग्राम में नहीं है, ये किसी के रिलेटिव है, ये किसी के कंपैरेटिव है, ये किसी से हमने तुलना करके उसका वेट बताया है। एंड दैट्स व्हाई जिस एटॉमिक वेट को आप एटॉमिक वेट कहते हैं, वो एटॉमिक वेट एक्चुअल एटॉमिक वेट नहीं है, वो एटॉमिक मास एक्चुअल नहीं है, वो रिलेटिव है। वो रिलेटिव है। या मैं ऐसे कहूं, सर आखिर एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, that how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of C12। वही कि किसी भी एटम का वेट कितना गुना भारी है। mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है, ये उस एटम का एटॉमिक मास है। इसी वजह से जो एटॉमिक मास एएमयू में लिखा जाता है, वो बेसिकली में रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वो रिलेटिव एटॉमिक वेट होता है, वो एक्चुअल एटॉमिक वेट नहीं होता। तो सर फिर एक्चुअल एटॉमिक वेट क्या होता है? मतलब ये वाटर बॉटल है, ठीक है। अब इस वाटर बॉटल में वाटर है, ठीक है। तो वाटर है तो वाटर की मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। कितने सारे मॉलिक्यूल हैं ये पता करना है, तो सबसे पहले मोल पता करो। इस वाटर में, इस बॉटल में जो वाटर है, उसका वेट मेजर करो। जो इसका वेट आएगा, वेट से मोल पता करो, मोल से नंबर आएगा। ठीक।
मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, उस H2O का एक मॉलिक्यूल जिसे मैं देख नहीं सकता हूं, जिसे मैं छू नहीं सकता हूं, उसका एक मॉलिक्यूल, उस एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना होगा। उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 18 AMU। जरा सुनिएगा ध्यान से, 18 AMU जो आपने कहा ना, ये उसी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के तुलना में कहा, क्योंकि आपको बचपन से जो एटॉमिक वेट याद कराए गए वो वही कंपैरेटिव याद कराए गए, तो आपको जो सारे एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का याद है, वो AMU में याद है। दैट इज नॉट एक्चुअल एटॉमिक वेट, दैट इज नॉट एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट। वो रिलेटिव है। सर रिलेटिव क्यों है? क्योंकि किसी के कंपैरेटिव है। किसके कंपैरेटिव है? कार्बन 12 के 1/12 पार्ट। मतलब आप जितना भी एटॉमिक वेट AMU में जानते हो, जितना भी मॉलिक्यूलर वेट AMU में जानते हो, वो सच में एक्चुअल नहीं है, वो मात्र रिलेटिव है। राइट? ठीक है साहब, तो फिर एक्चुअल क्या है? एक्चुअल तो केवल ग्राम में आएगा। फिर से ग्राम पता कैसे करें? आता हूं उस पे। उसके पहले हम ढंग से समझ लें आखिर ये AMU एटॉमिक मास यूनिट है क्या। ठीक है, जब हम एटॉमिक मास यूनिट को समझ लेंगे तो हम आगे उसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। राइट? तो भाई अपने पास अगला सवाल है कि AMU होता क्या है। तो जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि AMU किसी भी एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने की यूनिट है। AMU that is atomic mass unit is the unit to measure atomic mass of an atom। ठीक है सर, ये होता क्या है? ये कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को कहते हैं। ये कार्बन 12 है, उसका जो 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट है, वही 1 AMU है। ठीक है, जैसे हम 1 AMU कहते हैं और इसे आजकल U भी लिखा जाता है। राइट? मजे की बात यह है कि कार्बन 12 को, मजे की बात है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जो वेट है, जिसे हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया, जैसे हमने 1 AMU कहना स्टार्ट कर दिया, एक प्रोटॉन का जो वेट होता है वो 1 AMU के बराबर है लगभग। मतलब 1 प्रोटॉन का जो वेट है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के लगभग बराबर है। ठीक उसी प्रकार के एक न्यूट्रॉन का जो वेट है वो लगभग 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम के बराबर है। मतलब आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर हमें किसी भी एटम में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाए तो भी हम उस एटम का एटॉमिक वेट बता सकते हैं या उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं और वाइस वर्सा। क्यों? क्योंकि 1 प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU, 1 न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU। एटम के वेट को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट को डिजाइन किया जिसका नाम रखा AMU। AMU कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट होता है, जो लगभग एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के वेट के बराबर होता है। AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एटम का हमें एक्चुअल नहीं रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है। किसी भी एटम का जो वेट AMU में लिखा जाता है उसका एक्चुअल मास नहीं, वो उसका रिलेटिव मास होता है। तो सर फिर एक्चुअल मास कैसे लिखा जाता है? एक्चुअल मास तो केवल ग्राम में ही लिखा जाएगा। राइट? ठीक है साहब। सर आपने कहा कि ये AMU होता है, ठीक है, समझ में आ गया सर। AMU एक यूनिट है, ठीक है साहब, वो किसके बराबर है? ठीक है, पर सर एक तरफ आप ये कह रहे हो कि एटम का जो एटॉमिक मास है AMU मेजर करना है, फिर आप ये भी कह रहे हो AMU इज नॉट एक्चुअल मास, इट इज रिलेटिव मास, और आप ये भी कह रहे हो कि एक्चुअल मास हमें ग्राम में मेजर करना है। तो ग्राम में पता कैसे करें? सो सिंपल। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का आपसे मैंने पूछा एटॉमिक वेट, तो आप क्या कहोगे? 14 AMU। पर सर AMU तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, हम इसका एक्चुअल मास कैसे बताएं? कुछ नहीं, AMU को ग्राम में पता कर लो, तो जो भी AMU ग्राम में होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा एक्चुअल एटॉमिक वेट। तो आइए पता करते हैं कि आखिर 1 AMU ग्राम में कितना होता है। राइट? तो 1 AMU है क्या? 1 AMU है क्या? कार्बन 12 के एक एटम, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्सा। अगर हमें एक एटम का मास पता हो, उसका 1/12 कर दे तो 1 AMU का मास आ जाएगा। कुछ देर पहले मैंने कहा था मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक से हमें कार्बन के एक एटम का मास पता चला था बच्चों, और वो कितना आया था? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बोलो हाँ या ना? ये एक एटम का मास है, पर मैं एक एटम का मास नहीं निकालना चाहता हूं,
मैं 1 AMU का मास निकालना चाहता हूं और 1 AMU है क्या, एक एटम का 1/12। तो आप इसका क्या कर दोगे 1/12। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर -23। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यही है 1 AMU लो। हमने AMU को ग्राम में भी फाइंड कर लिया। सर आप AMU ग्राम में फाइंड क्यों कर रहे हो, ताकि हम एक्चुअल मास बता पाए, ताकि हम एक्चुअल मास बता पाए। मतलब अगर मेरा सवाल होता नाइट्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक वेट बताइए, तो एक्चुअल एटॉमिक वेट आप कभी भी AMU में नहीं बताएंगे, उसे आप किस में बताएंगे, ग्राम में। तो आपका आंसर होगा सर 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। दिस इज द एक्चुअल एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। याद करने के लिए आपको अभी तक एक और चीज याद हो, सबसे पहले तीनों फॉर्मूले याद हो मोल के, फिर आपको याद होना चाहिए 1 AMU इक्वल टू 1.66 into 10 power -24 ग्राम, 1.67 into 10 power -24 ग्राम। इज दिस क्लियर? एटम के मास को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाया। वो जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अगर कभी हमें एक्चुअल मास ग्राम में पता करना है तो 1 AMU ग्राम में कितना होता है वो भी पता किया कि साहब 1 AMU इतना होता है। इसी चीज को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 AMU इज 1.66 × 10⁻24 ग्राम। क्या इसे किसी और तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा जरा। 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 12 ग्राम है। यार इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, आप इमेजिन करते चलिए। जब मैं कहूं 12 ग्राम तो आपकी आंखों के सामने 12 ग्राम कार्बन दिखने लगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने सारे कार्बन के एटम होंगे? 1 मोल। तो यहां लिख देता हूं मैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यस और नो? 12 ग्राम में इतने सारे कार्बन के एटम हैं। तो आप ऐसे सोचो ना, इतने सारे कार्बन के एटम का वेट है 12 ग्राम। Na कार्बन के एटम का वेट है 12 ग्राम। तो एक कार्बन के एटम का वेट कितना होगा? 12/Na ग्राम। पर क्या मैं एक एटम का वेट निकाल रहा हूं? नहीं, मुझे तो चाहिए एक एटम के 1/12 पार्ट का। क्यों? क्योंकि वही तो है AMU। तो 1 AMU मतलब 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मतलब 1/12 इंटू 12/Na। तो इसे आप कह सकते हैं हो जाएगा 1/Na ग्राम। मतलब 1/Na ग्राम भी क्या है बच्चों? 1 AMU। तो आपको जो याद रखना है क्या? लिसन केयरफुली। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इज इक्वल टू 1/Na। ये दोनों ही रिलेशन इस्तेमाल होते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया। क्लियर? ये है AMU। भाई AMU होता है, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल, और सच बताऊं इस चैप्टर का मजा न्यूमेरिकल करने में ही है। और आएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन सिंस दिस इज द फर्स्ट क्लास और हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो मैं वो सारे बेसिक क्लियर करते हुए बहुत सारे, मतलब यहाँ पे इतना बढ़िया न्यूमेरिकल मुझे याद आ रहा, फिर से अपन एक साथ करेंगे। राइट? अभी तक हमने मोल को समझा, EMU को समझा, EMU के मतलब को समझा, EMU क्या होता है, एक्चुअल वेट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या होता है, इन सभी चीजों को देखा। क्लियर? तो जैसा कि मैंने कहा कि जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास है, और जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो हमेशा किसमें लिखा जाएगा? ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है, अपन समझते हैं और कोशिश करें आप इसका आंसर दें। मेरा सवाल है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे? 16 AMU। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? तो क्या बोलेंगे? 14 AMU। AMU हमेशा क्या है? रिलेटिव। CH4 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 16 AMU। ठीक है, सब रिलेटिव है। उसी प्रकार से H2SO4 का कितना होगा? 98 AMU। मैं कभी मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं, है ना, कभी मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, एक ही चीज है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल मास, तो क्या एक्चुअल मास भी AMU बताओगे? नहीं,
एक्चुअल मास किसमें बताओगे, ग्राम में। यहाँ मैंने इसे ग्राम में कन्वर्ट करके लिखा है 16 into 1.67 in 10⁻24 ग्राम। तो अपन कह सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1.67 into 10⁻24 ग्राम, उसे कन्वर्ट किया है। दिस इज क्लियर। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। कुछ बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर लूं, सबसे पहले आपको मैं आज की क्लास का पीडीएफ शेयर करूंगा जो भी है, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूं क्या कैसे करना है। तो 1 मिनट पहले मैं पीडीएफ शेयर करूं, फिर अपन बाकी बातें करते हैं। ऑलराइट, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें। सबसे पहली बात, ऐसे पढ़ें जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। आप इसे कॉपी में लिख लें और सिलेबस में पूरी हर समय याद करते रहें, ठीक है। ऐसे पढ़ें जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, हर कंसेप्ट को, हर चीज को बहुत बारीकी से करें। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। हाँ, आपके पास अभी एक पीडीएफ का लिंक आया होगा डाउनलोड करने के लिए, उसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। ये जो हमने आज डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है। ये सारी क्लासेस आपको फिर से रिकॉर्डेड वे में मिल जाएंगी, तो आप तब भी रिवाइज कर सकते हैं। आज की क्लास में अभी कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको होमवर्क मिलेगा। और जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज सेंड अगेन। बेटा आप उसे फिर से रिफ्रेश करो, वो आपको डाउनलोड मिल जाएगा। उसे आप रिफ्रेश करो, है ना, रिफ्रेश करते रहा करो, वो आपको डाउनलोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का होमवर्क नहीं, आज आप रिवाइज करें, जितना पढ़ाया उन बेसिक कंसेप्ट से रिवाइज करें। कल से आपको होमवर्क मिलेगा, और इस पीडीएफ को जो भी आपको रहे उसे रिवाइज कर लें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।